हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ, जो कि आप सभी को पता ही है कि हमारे भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन फिर संविधान संशोधन करने के बाद इनकी संख्या अब वर्तमान में 12 हो गई है। तो आइए हम इनको आसान और ऐसे इजी वे में इनको समझते हैं कि आप इन 12 अनुसूचियों के बीच में कभी कंफ्यूज होएंगे ही नहीं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब और पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो अनुसूचियाँ है उनके अपन अगर फर्स्ट से लेके उनके 12 तक क्रम में एक जैसे मैं आपको समझाऊंगी उस हिसाब से आप याद करोगे तो आई होप कि आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे कि प्रथम अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, तो इसमें आप सोचेंगे कि जब अपना संविधान बना है तो पहली अनुसूची बनी होगी, तो पहली अनुसूची के बारे में क्या होगा, पूरे देश का स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब उनका पूरा एरिया उसमें शामिल आएगा। जैसे उसमें क्या आएगा, एक तो राज्य के क्षेत्र, राज्य से मतलब यहाँ पर्टिकुलर किसी स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब पूरे देश से ही है। तो उस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कि पहले जब संविधान बना था उस समय ब्रिटिश प्रांत अलग थे, देसी रियासतें भी थी। तो इस हिसाब से सबसे पहले जब संविधान बना तो उसमें क्या किया, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के क्षेत्रों को जोड़ के प्रथम अनुसूची में उनको रखा। तो इस तरह से हम प्रथम अनुसूची को कैसे याद रखेंगे कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर मेन होता है, तो वो भारत का स्ट्रक्चर के अंदर पूरा उसका एरिया आएगा। तो उसमें पूरा एरिया आया जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो प्रथम अनुसूची हो गई। इसी तरह द्वितीय अनुसूची में क्या था, जैसे द्वितीय अनुसूची, इसमें क्या था कि अब जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया है तो इसकी देखभाल कौन करेगा। इसकी देखभाल के लिए राष्ट्रपति चाहिए, राज्यपाल चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, राज्यसभा के सदस्य चाहिए, लोकसभा के सदस्य चाहिए, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन सब का जो चाहिए, इसमें सीएजी भी शामिल है। सीएजी मतलब भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो। तो इस तरह से इसमें वो सभी शामिल होंगे, उनका वर्णन होगा कि भाई ये काम करेंगे, ये इस काम के लिए। तो उनका जैसे ही स्ट्रक्चर बना तो उनका पहले कार्य सौंपा गया, तो उनका वर्णन किया गया कि हाँ ये कार्य के लिए ये है, इसके लिए ये है। तो इस तरह से हम द्वितीय अनुसूची को याद रख सकते हैं कि जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो इसमें जितने भी जो मुख्य सदस्य होते हैं अपने भारत के, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल के सभापति, उपसभापति, तो इन सब सदस्यों का वर्णन है। तो द्वितीय में क्या है, सदस्यों का वर्णन है, सदस्यों का वर्णन। ठीक है, इसी तरह हम फ्रेंड्स तीसरी अनुसूची पे आते हैं। तो तृतीय अनुसूची क्या है, तृतीय अनुसूची। अब जैसे सदस्यों का वर्णन कर लिया अपन ने, अब अपन क्या करेंगे, इनका निर्वाचन, क्योंकि अपने लोकतांत्रिक गणराज्य है, निर्वाचन पद्धति अपनाई है संविधान सभा में, तो हमें इन सदस्यों का निर्वाचन करना है। तो सदस्य शामिल होने से पहले उनका निर्वाचन भी तो करना पड़ेगा। तो जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, वो निर्वाचन की प्रक्रिया वो किस में शामिल है, तृतीय अनुसूची में। ठीक है, अब इस निर्वाचन की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो ये मुख्य कैरेक्टर होते हैं, इनका निर्वाचन की प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनकी निर्वाचन प्रक्रिया अलग है।
आनुपातिक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, तो उस प्रणाली में इनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, और निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन आते हैं? लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष वगैरह ये सब आते हैं, तो इसमें तृतीय अनुसूची में ये शामिल है। ठीक है, इसी तरह अपन ने 3 अनुसूचियाँ जान ली है। पहली में स्ट्रक्चर आया पूरे देश का, जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। दूसरी में सारे सदस्य आ गए, सदस्यों का वर्णन हो गया। तीसरी में सदस्यों का वर्णन हुआ, दूसरी में वर्णन हुआ, तो तीसरी में उनकी निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। और निर्वाचन प्रक्रिया के बाद अब चौथी में आएंगे, चतुर्थ अनुसूची है। इसमें क्या होता है, अब निर्वाचन प्रक्रिया हुई है तो उनकी सीटें भी तो मिलेगी उनको, तो उनकी सीटों का आवंटन जो राज्यों में कितना है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। अब जब निर्वाचन हो गया तो उनकी सीटें मिलके वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो इस तरह से इसमें सीटों का आवंटन है। तो इस तरह से आपको क्रमबद्ध इनको याद रखना है। अब चौथी अनुसूची हो गई, अब पंचम अनुसूची आती है। अब सीटें आपको पता है बढ़ गई है, सीटें मिल गई है, तो अब सीटों में उनका फिर कैटेगरी वाइज वर्गीकरण होगा कि सीटें किसको कितनी मिली है। तो इस हिसाब से अपन उनको वर्गीकृत कैसे करेंगे कि अनुसूचित जाति व जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण हेतु। तो पांचवी अनुसूची में, चौथी में जैसे ही अपन ने सीटें आवंटित करी, पांचवी में हमने क्या करा, उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके किस तरह से प्रशासन चलाना है, किस तरह से सीटों का आवंटन करना है, ये सब चीज़ें फिक्स कर ली। तो इस तरह से आपको लाइन वाइज इनको याद रखना है कि कैसे स्ट्रक्चर पूरा चलता है। अब आते हैं अपन षष्ठम अनुसूची में। षष्ठम अनुसूची ये क्या है, अब जब अनुसूचित जाति और जनजाति को अपन ने ले लिया है, तो फिर हमें इन जनजातियों में जो आदिवासी क्षेत्र की जो 4 राज्य इसमें शामिल किए हैं उनको लेना है। 4 राज्य कौन से हैं मित्रों? इसमें है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। याद रखना इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। मिजोरम शामिल है लेकिन मणिपुर नहीं है, तो सिर्फ 4 राज्य शामिल है। इन 4 राज्यों में जनजाति जो है उनके प्रशासन के बारे में, ऊपर तो 5वीं में तो सारी अनुसूचित जाति जनजाति आ गई, लेकिन 6ठी में हमने कुछ स्पेसिफाई किया है कि इन क्षेत्र की जनजातियों के लिए अलग से इनके प्रबंधन का कार्य और नियंत्रण का कार्य होगा। ठीक है, हमने इस तरह से लगातार इनको क्रमबद्ध तरीके से हर सूची में वर्गीकृत कर दिया। अब जब हमारे जनजाति, आदिवासी सबके लिए बंटवारा हो गया है, तो अब हम इन बंटवारे को किस में करेंगे? 7वीं अनुसूची, जो किसके लिए आएगी कि राज्य सूची के क्या, राज्य सूची में कौन से विषय शामिल है, संघ सूची में कौन से विषय शामिल है, और जो समवर्ती सूची है दोनों का मिक्स है उसमें कौन से शामिल है। तो इन सब के लिए क्या है, जैसे ही हमने बंटवारा किया, सबका वर्गीकरण किया, अब उनको कार्य तो सौंपने पड़ेंगे कि उनके क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, राज्य सरकार को क्या करना है, केंद्र सरकार क्या करेगी, और दोनों का सम्मेलन में क्या करे। तो इसमें क्या है, संघ सूची के विषय जो कितने हैं, संघ सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची के विषय जो कि कितने हैं, 61 हैं, और समवर्ती सूची के विषय
समवर्ती सूची जिसमें कि 52 विषय जोड़े गए हैं, इनका वर्णन है कि कौन कौन सी सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, ताकि वो अपने हिसाब से सरकारें अपना अपना कार्य पूरा कर सके। इसी तरह हम आते हैं 8वीं अनुसूची में। इस तरह से हमने इनका निर्वाचन भी कर लिया, वर्गीकरण भी कर लिया, जनजातीय आधार पर भी वर्गीकरण कर लिया, फिर इनको काम भी बांट दिया। अब क्या है, इनकी बोली। 8वीं अनुसूची किसके लिए? भाषा के लिए। तो 8वीं अनुसूची में जब संविधान की प्रक्रिया हुई थी तो मूल रूप से इसमें कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, इनमें संशोधन हुआ, और भी भाषाएं जुड़ती गई, और वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में 22 हो गई। तो जब ये शुरू में 14 भाषाओं को तो पहले ही मिल गया था, संविधान में जगह मिल गई थी, लेकिन बाकी की भाषाओं को धीरे धीरे संविधान संशोधन हुआ और उसमें मिला। तो इसमें सबसे पहले अपन इसमें जो संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1968 में, और इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक ही भाषा को पहले जोड़ा गया, सिंधी को, जो कि 21वें संविधान संशोधन में। 22 भाषाएं ध्यान रखना है, 22 भाषाएं हैं टोटल। उसमें से अपने को जैसे ही अपने को पूछे कि फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ जिसमें पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई, तो 22 से याद रखना। जस्ट 21वां संविधान संशोधन जो कि 1968 में हुआ था और सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद हुआ था 71वां, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन में हुआ था संशोधन, जो हुआ था 1992 में। इसमें क्या हुआ था, आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि जैसे ही भाषाएं 22 होती है तो अपने को पता है कि पहला संविधान संशोधन 22 के जस्ट एक पीछे जाना है, 21वें संविधान संशोधन, और सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ, तब 71 से याद अपने को रखना है कि पंचायती राज अधिनियम जब आया था 1992 में, जब 73वां और 74वां संविधान जोड़ा, उसी टाइम 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था, पहले भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो क्या हुआ था, कोंकणी, इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट 92वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 2003 में, और इसमें जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इनको आप यूँ भी बोल सकते हैं, SMBD, तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा कि किस तरह से भाषाएं ली गई थी। तो आपको कैसे याद रखना है, जैसे ही भाषा की बात आए तो अनुसूची याद आएगी 8वीं, क्योंकि 7 तक तो हमने क्षेत्र बांटे थे, 8वीं में हमने बोली थी, और 22 में सबसे पहले बार जब संविधान संशोधन हुआ वो 21वां, फिर 21वें से 71वां, 71वें से 92वां, 3 ही संविधान संशोधन हुए, और 14 से हमारी भाषाएं कितनी हो गई, 22। ओके, 8 तक हमारी भाषाएं हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्षेत्र भी बांट दिए, जनजाति के आधार भी हमने बंटवारा कर दिया। अब 9वीं में क्या होएगा, 9 से याद रखना है, 9 से न्यायिक पुनरावलोकन। तो 9 से याद रखना है अपनों को 9वीं जो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये किस में शामिल है, ये 9वीं अनुसूची में शामिल है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्योंकि जब
इंदिरा गांधी तक का जो समय था तब तक संविधान संशोधन आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हुए हैं, और उन संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया था। यानी कि आपको भूमि से रिलेटेड, जमींदारी से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड कोई भी अगर मामला है तो उसमें पुनरावलोकन की बात ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जो कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रशासन के लेके, तो उसमें क्या किया उन्होंने, ये वापस इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया करने को कह दिया और बोला कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन अगर किसी संविधान के आधारभूत ढांचे में जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसमें हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये वापस शुरू हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2007-8 में। तब क्या हुआ था, उन्होंने वापस इस न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया को शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले तो ये ख़त्म कर दिया था कि कोई भी जमींदारी मामला हो, कोई भी मामला हो तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। इसी तरह 9वीं से 9 से याद रखेंगे अपन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। फिर आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? अब इसमें भी आप द से याद रखना, दल बदल, दल बदल विरोधी कानून। ये इसमें कौन से विषय शामिल है? दल बदल से रिलेटेड की कोई भी पार्टी है वो दल बदल नहीं कर सकती है, और ये किसके अंतर्गत हुआ था? 52वें संविधान संशोधन के अंदर 52वें संविधान संशोधन हुआ था, और उस संशोधन में 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। तब क्या, जब उससे पहले बहुत ज़्यादा ही दल बदल हो रहा था, तो इस समय 10वीं अनुसूची का संविधान में जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून इसमें लाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसको आप एक अनुसूची, इनको एक साथ कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि इन दोनों को ही एक ही संविधान संशोधन अलग हुआ था। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों ही एक ही ईयर में हुए थे। संविधान संशोधन 1992 और ये भी हुआ था सेम 1992 में। तो इनमें 11वीं में जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, और 74वें में जोड़ा था नगरीय राज व्यवस्था, जिसमें हम आज पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और इसमें पढ़ते हैं नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। तो ये सब किस में जोड़े गए थे? 11वीं में ग्राम पंचायत वगैरह जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर, इसमें जोड़े गए थे नगर परिषद, नगर निगम, और इनकी जिम्मेदारियां, पंचायती लेवल की जिम्मेदारियां 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में, और नगरीय लेवल की जो व्यवस्था है वो 12वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और इस तरह से आप आसानी से इन अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। थैंक यू।